रूस के मॉस्को में विक्ट्री डे परेड का हुआ आयोजन। परेड में भारतीय सैनिक भी हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे विक्ट्री डे परेड में मौजूद। वहीं तेल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी। तो वहीं हरियाणा के अंबाला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी झड़प। फायरिंग में एक व्यक्ति की हुई मौत, एक अन्य हुआ घायल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून कैंट विधानसभा को किया संबोधित कर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई शुरू। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश का अनुमान। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली निजात। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून की कैंट विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का गत एक साल भारत के लिए विशेष उपलब्धियों का साल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दृढ़ नेतृत्व में देश में ऐसे कार्य हुए जो कि असंभव माने जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर सबको चौंका दिया। इसके अलावा श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय, 3 तलाक कानून आदि अभूतपूर्व कार्य मोदी सरकार ने किए हैं। पप्पू जी दूसरी बात कहने लग गए, अब 3 के मामले में संपर्क करने लग गए। देश के सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इतने बहुत बड़े बड़े काम जो हमारे मोदी जी ने किए हैं, ये इनको दिखाई नहीं दे रहे। मैं कहना चाहता हूं, 370 की चर्चा मैं करना चाहता हूं। कल हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इस देश के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो मैं कह सकता हूं कि बंगाल और पंजाब हमारे पास नहीं होता। जो आधा बंगाल और पंजाब हमारे पास है, उसके पीछे कोई ताकत है, किसी का आह्वान है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, जिन्होंने 370 की भी खिलाफत। एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 कानून, संविधान, यह कांग्रेस की देन थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दमदारी के साथ उसका विरोध करके कांग्रेस की मिनिस्ट्री छोड़ दी और एक विजन लेकर वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने। और निश्चित रूप से 370 आज हटाकर नरेंद्र मोदी जी ने उनको वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं उत्तराखंड के गदरपुर के मठ कोटा मार्ग को लेकर स्थानीय लोगों की लगातार मांग की खस्ताहाल हालत को दुरुस्त करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके मार्ग की हालत जस की तस बनी है। यहां आलम यह है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और इसी को लेकर आज स्थानीय युवाओं द्वारा मार्ग को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवाओं से बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता गौतम सरकार ने। और मठकोटा को मार्ग आप देख रहे हैं मेरे साथ है। आज यहाँ पर स्थानीय युवक और कांग्रेसी युवा नेता यहाँ पर स्थानीय जो विधायक है कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को पुतला फूका। आपको बता दूंगा ये रोड लगभग कांग्रेस कार्यकाल में तत्काल मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में 75 करोड़ से बनवाया गया था। बनने का कुछ दिन बाद शुरू हो गए। आज स्थिति ये इतना खराब है कि रोड कहाँ है, गड्ढा का कुछ पता नहीं चला। लगभग 2 दर्जन से अधिक यहाँ पर युवा खत्म हो गए। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश क्या है, कुछ ये बताइए आप लोग यहाँ पुतला फूका क्या बात का? देखिए, इस रोड पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, जिस सरकार के समय में सड़क टूटती है उस सरकार में
उनका कर्तव्य होता है कि उस रोड को ठीक किया जाए। लेकिन पिछले 2 सालों से क्षेत्र की जनता लगातार इस मांग को उठाते हुए आ रही है कि आप जो सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं उसकी मरम्मत कीजिए। जो स्थानीय विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं हार्दिक पांडे जी, वो लगातार ये कहते हैं कि हमने 65 लाख रुपए इस रोड के लिए सैंक्शन करा दिया है और वो रोड का कार्यक्रम अतिशीघ्र हो जाएगा, जब भी विरोध उठता है। लेकिन सब लोग यही सोचते हैं कि रोड का काम आज शुरू हो, कल शुरू हो, लेकिन ऐसा करते करते 2 साल बीत गया, अभी तक जो सड़क की हालत है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खराब होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो सामने गड्ढा है इसमें मछलियाँ पालने की नौबत आ गई है, लोग अभी धान की रोपाई कर सकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए जो क्षेत्रीय विधायक है उनकी। और भी कई लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी करेंगे बात। आपका क्या नाम है, क्या प्रश्न है, क्यों पुतला फूका? हरिंदर यादव मेरा नाम है। और सड़क जो है मुख्य विकास का एजेंडा है हमारा, कि मजदूरों का आना जाना होता है, डीएम साहब का आना जाना होता है, मंत्री साहब लोग आने जाने का होते हैं। कम से कम ये अपने आंखों से देखना चाहिए कि सड़क के क्या स्थिति है। और आम बच्चे, आम जनता, किसान, मजदूर सभी बेहाल है और इस सड़क से दुर्घटना होती जा रही है दिन पर दिन, और ये देवभूमि है, इसमें ऐसे कलंकित होता है। कुल मिलाकर दुर्घटना होने जाते हैं, इसलिए लगातार दुर्घटना हो रही है। और कुछ महिला भी है हमारे साथ, कुछ भी बात करेंगे। मैडम बताइए, आप यहाँ पर खुद घर का काम छोड़ो या धरना दे रही हो, पुतला फूक रहे हो, क्या बात है? ये हम सड़क के लिए कर रहे हैं, जिस सड़क में आज 2 सालों से 2 या 3 सालों से लगातार घटना हो ही जा रही है, जिसमें एक बार में 5-5, 6-6 लोगों की दुर्घटना हुई है। यहाँ पर इकट्ठे ही जाने चली गई हैं। फिर भी हमने कई एक बार हमने धरना प्रदर्शन, कई एक बार हमने कहा, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल गौर नहीं किया। रही बात उसकी, जो हमारे बच्चे स्कूल के जाते हैं, स्कूल के बच्चों के कपड़े खराब हो जाने, उनके बैग खराब हो जाने, तो क्या हम उस चीज़ को करें? फिर भी कई एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें रात दिन मजदूर चलते हैं, साइकिल तक से एक्सीडेंट हो जाता है। और खड्डे, एक बार तो हमने यहाँ भरवाई कराई थी, गाँव के कई खड्डे करके हमने ये खड्डे को भरा था, फिर भी वो खड्डा दोबारा हो गया। अब तो इतना नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, कई जाने जा चुके। कुल मिलाकर यहाँ के स्थानीय लोगों का काफ़ी आक्रोश है। लगभग 75 करोड़ का रोड से बना हुआ रोड स्थिति बहुत खराब है। लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को यहाँ मौत हो चुकी है। अब देखना कि यहाँ के स्थानीय जो कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, उनका यह मानना है कि मैं लगभग 65 लाख सैंक्शन कर दिया इसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना कि लगभग 2 साल से लगातार कर रहे हैं अरविंद पांडे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, धरातल में कोई काम नहीं दिख रहा। अब देखना कितने लोगों को जान इस रोड में जाते हैं, ये तो आने वाले समय बताएगा। न्यू इंडिया, गौतम सरकार। वहीं विकासनगर के कैनाल रोड स्थित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ 14 दिन के बाद खोले गए। भगवान जगन्नाथ देव पूर्णिमा स्नान के बाद ज्वर से पीड़ित होने वाले एकांतवास में चले गए थे। वहीं कपाट खोले जाने के मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए गए और सभी की खुशहाली की मन्नत मांगी गई। हमारा जो 5 जून ठाकुर जी का चांद यात्रा थे, चांद यात्रा के बाद हम 14 दिन के लिए ठाकुर जी के होम क्वारंटाइन में रख दिया था। फिर आज उनका यात्रा था, गुंडीचा मंदिर में जाने वाला थे, तो आज हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ठाकुर जी को मंदिर परिसर में उनको घुमाए। तो चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। में 2 और गैस ब्लॉक में 909 करोड़ का निवेश करने का निर्णय किया है। आपको पता होगा, एक ब्लॉक म्यांमार में कोरिया, भारत एवं म्यांमार के कंसोर्शियम द्वारा संयुक्त प्रयास से 2002 से जहां काम शुरू हुआ और पिछले कुछ सालों में वहां से गैस आने लगा, 2000 आज तक 5000 करोड़ का उसमें निवेश हुआ है। गेल इंडिया ने भी निवेश किया है और उसका जो पहला प्रोजेक्ट तैयार हुआ श्वे, वहां से गैस आना केवल शुरू नहीं हुआ है, 2014 से वो पीक पर पहुंचा है। यानी जितना अधिक दे सकता है उतना अधिक वहां से गैस मिलने लगा है। अब ये नए 2 ब्लॉक है, A1 और A3। इन ब्लॉक्स में गैस का शोध होगा और गैस मिलेगा, उसका उत्पादन होगा। गैस तो तय है,
उत्पादन होने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। उसके लिए 909 करोड़ रुपए आज के निर्णय में रखे हुए हैं। हमारे रिश्ते पड़ोसी देश के साथ कैसे होते हैं और हम लुक ईस्ट पॉलिसी जो मोदी जी हमेशा बात करते हैं, वो लुक ईस्ट पॉलिसी का भी ये एक उदाहरण है। अंत में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ पशुधन के बारे में, जिसकी जानकारी गिरिराज जी देंगे। पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ का ये कार्यक्रम पहली दफा सबके लिए खुल रहा है। इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, निर्यात भी बढ़ेगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो मित्रों, आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और इन फैसलों के कारण निश्चित रूप से देश के विभिन्न क्षेत्रों में और देश के विभिन्न तबकों में एक खुशी का माहौल रहेगा, क्योंकि ये एक अहम फैसले है। जस्ट टू रैप इट इन 2 minutes, today India has opened its space assets for the use of Indians. It will remain a government establishment and through government company, but it will be now used more by people also. In landmark decision, the urban cooperatives and multi-state cooperative banks, which are 1,540 in number and have depositor base of 8.6 crore, and they have saved, the depositor saved like 84,000 crore rupees, huge amount. They will get more security because of today's decision. तो ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जहां कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट के तमाम फैसलों की यहां पर जानकारी दे रहे थे। फिलहाल रुकते हैं यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुए दुराचार मामले में सुनवाई की, जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए 3 माह में चार्जशीट कोर्ट में पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए उत्तराखंड आने पर सीमा पर ही पीड़िता को राज्य सरकार पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराए। आपको बता दें कि अधिवक्ता वेश शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि साल 2010 से 2014 में छत्तीसगढ़ के गरीब माता पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के यहाँ काम करने छोड़ा था। प्रणव पांड्या ने 14 साल की नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उनकी पत्नी से की तो उसने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करवा दिया था। तो वही मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ में हुई। पांड्या, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शैलबाला पांड्या एवं उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध जो याचिका दाखिल की गई थी, उसको आज माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश माननीय श्री RC खुलबे द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है और मेरे सभी तर्कों को सुना गया और सरकारी वकील के भी सभी तर्कों को सुना गया और उसके बाद जो निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है वो इस प्रकार है कि जैसे ही पीड़िता उत्तराखंड की सीमा में इस केस के सिलसिले में प्रवेश करेगी, उत्तराखंड सरकार को उसे पूर्ण सुरक्षा देनी होगी और दूसरा कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन था वो बहुत धीमी गति से चल रहा।
तो वहीं उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों के इजाफे से जहां प्रशासन सख्त है, तो वहीं सीमांत खटीमा के मयूर विहार कॉलोनी में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीम और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कॉलोनी को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को उधम सिंह नगर के कोविड केयर सेंटर भेज दिया है। इस पर जानकारी देते हुए चिकित्सक ने बताया कि महिला गुड़गांव से आई थी, जहां साथ ही इलाके को पूर्ण तरीके से सैनिटाइज कर पूरी कॉलोनी को फिलहाल सील कर दिया गया है। निवासी गुड़गांव से आए 2 लोग, अनीता सिंह और सूरज सिंह उनका बेटा, ये 2 लोग पॉजिटिव आए थे, कोरोना पॉजिटिव। तो एक्चुअली वो लोग प्रथम मेडिकल जांच कराने से पहले घर रुक गए थे 3 दिन के लिए। जब वो घर रुके थे तो उनकी जांच के लिए हम लोग जो घर में उनके संपर्क में आए हुए लोग थे, उनको लेकर के 16 तारीख में सरकारी अस्पताल पहुँचे, जहाँ ये हमारे को माताजी भी मिली थी, कौशल्या देवी, जो निवासी बताई जाती हैं अमाओं की हैं, और इनका भी कोरोना जांच की गई थी, जिनकी आज रिपोर्ट आई है। और उम्र को देखते हुए इनको हमने होम क्वारंटीन कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनको हम लोग यहाँ से अभी रुद्रपुर शिफ्ट कर रहे हैं। रुद्रपुर जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, वहाँ हम लोग इनको शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इस एरिया को अब कंटेनमेंट जोन के में सैनिटाइजर किया जाएगा। मॉनसून सीजन के मद्देनजर नैनीताल जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में उपजिलाधिकारी विवेक राय ने आधा दर्जन विभागों के साथ बैठक कर संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ नियंत्रण चौकियों का भी उन्होंने जायजा लिया। अग्रिम आदेशों तक सभी विभागों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं तैयारियों के स्वरूप पर न्यूज इंडिया ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने एसडीएम से की खास बातचीत। जो है किस तरीके की तैयारियां की है जिला प्रशासन ने, उन इलाकों का दौरा कर रही है लगातार प्रशासन की टीमें, जहां पे बाढ़ के चलते काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। आज एसडीएम हल्द्वानी जो है उन्होंने अपने चोरगलिया इलाके का दौरा किया है और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में किस तरह की समस्याएं आई हैं, किन किन चीज़ों का उन्होंने मौके में निर्देश दिए, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, आज आपने निरीक्षण किया है, तमाम बैठकें करी हैं, तो क्या मौके पर पाया है मानसून सत्र से पहले क्या स्थिति है? चोरगलिया क्षेत्र हमारी 4 ग्राम सभाओं का लगभग 40 गांवों का क्षेत्र है, जो कि घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर मानसून को लेकर के बहुत समस्याएं रहती हैं। कटाव होता है, नदी नंदौर है जो कि काफ़ी कटाव करती है। इसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और खनन विभाग, डीएलएम और फॉरेस्ट सभी के साथ जो है एक संयुक्त बैठक की है और यहाँ का जायजा लेने का प्रयास किया है कि यहाँ कोई समस्या तो नहीं है, खाद्यान्न पूरी तरीके से वितरित हो गया है कि नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हैं कि नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सारी दवाएं यहाँ पर रखी गई हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों को, और सांपों के काटने से अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए जो है इंजेक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं, सभी विभागों की समीक्षा करके स्थलीय निरीक्षण करके जो कमियाँ थी उसको दूर कराया गया है। जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके उनके अंदर विश्वास पैदा किया गया है कि हम के साथ हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या मानसून सत्र में नहीं आने दी जाएगी। सर, इसके अलावा बात करें तो देखा है कि बाढ़ चौकियां जो होती है, काफ़ी जो आसपास के लोग होते हैं, नदी के किनारे वाले जो इलाके होते हैं, उनमें जो है हमेशा देखा बाढ़ के चलते जो है काफ़ी नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस दिया है, बाढ़ चौकियाँ बनाएंगे? बाढ़ चौकी हमारी इसी आप जहां पर बैठक चल रही है यहीं पर स्थापित कर दी गई है, जिसमें सिंचाई विभाग के, राजस्व विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक लगाए गए हैं और हमने जो है पूरी तैयारी कर रखी है। जो नदी के किनारे घर हैं उनको चिन्हित करके उनके घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, उनको बता दिया गया है कि आप जो है बाढ़ की जद में हैं, आप जब भी ऐसी स्थिति होती है इस घर को छोड़ करके अन्यत्र रहें। अगर किसी को रहने की कोई समस्या है तो उसके लिए जो है सरकारी आवासों को, सरकारी विद्यालयों को खोला गया है। तो प्रशासन ने ये अपनी कसरत अपनी तरफ से पूरी कर ली है कि किस तरीके से अगर मानसून सीजन में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से अलर्ट है। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, चोरगलिया, नैनीताल। तो वहीं भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान का उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेश परिहार ने जवाब दिया है। सुरेश परिहार ने कहा है कि इस समय सभी विपक्ष लोग सरकार का साथ दे रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बयान देकर राजनीति कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सेना प्रमुख को कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है। मैं बहुत ज्यादा इस टाइम किसी भी चीज़ पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनको इतने बड़े नेता हैं, जब मुझ जैसे छोटे से नेता को पता है कि 1996 में 96 में एक बात तय हुई थी कि हथियार पर किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं होगी, वो दोनों तरफ से थी। और ऐसा नहीं है, उनको जानकारी होनी चाहिए बिना हथियार के वहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती है।
परंतु समझौते के तहत हथियार गोली चलाने का ऐसा है कि समझौते में ये तय हुआ है कि दोनों तरफ की टीमें गोली नहीं चलाएंगी। अब ये कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान भारत को हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना को भी एक बार सबक मिला है। हमारे उन 20 जवानों की जो शहादत है ना, उसने पूरे विश्व में और पूरे चाइना को एक चीज़ तो बता दी कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस तरह भारत दबने वाला नहीं है। तो वही उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पहली फुली सैनिटाइजर बॉडी मशीन जिला पंचायत भवन पौड़ी में लग गई है। आधुनिक तकनीक से भरपूर ये मशीन जिला पंचायत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फुली सैनिटाइज करेगी। अपने जनपद में, अपने भवन में, जिला पंचायत भवन में सैनिटाइजिंग मशीन लगाई, और क्योंकि हमारे यहाँ आवत जावत ज़्यादा होती है हमारे भवन में, तो उस कारण हमने इससे बचने के लिए ये मशीन लगाई। और ये ऑटोमेटिक मशीन है कि जैसे ही कोई आया और ये खुद ब खुद सैनिटाइज होकर अंदर चले जाते हैं। तो इस वजह से हमने ये मशीन लगवाई और हमारे पूरे जनपद में पहली मशीन है ये, सर्वप्रथम हमने ही लगाई। अभी से जो कोरोना संक्रमण संभावना होती है खत्म हो जाती है। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे देश में हाहाकार है, तो वही विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में कांग्रेस महासचिव भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पहली बार लगातार हफ्ते और 10 दिन के अंदर 8-10 रुपए डीजल पेट्रोल में बढ़े हुए हैं, और पहली बार है कि जब डीजल और पेट्रोल के दोनों के रेट बराबर हो गए। पूरे विश्व में कच्चा तेल बहुत ही सस्ता हो रखा है, और जबकि हिंदुस्तान जिन देशों को कच्चा पेट्रोल डीजल सप्लाई करता है वहाँ भी जो है कि सबसे सस्ता, हमसे सस्ता जो है पेट्रोल डीजल बिक रहा है। हिंदुस्तान डीजल पेट्रोल के रेटों में सबसे महंगा बेचने वाला देश है। तो मुझे लगता है कि जनता का खून चूसने में विश्वगुरु हिंदुस्तान बन गया है इन पिछले 6-7 सालों में। तो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से सिर्फ वाहनों की परेशानी नहीं होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो गया, तो जो डेली यूज का सामान है, जो लोगों को सामग्री खरीदनी बाजार में, वो भी लगातार महंगी होती जा रही है। उसका मुख्य कारण यही डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ना है। तो आज हम लोग मोटरसाइकिलों को घसीटते हुए यहाँ से जो है कि खटीमा चौराहे से तहसील तक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी में अचानक छोड़े गए पानी में खाना निकासी गेटों में खनन करने आए डंपर डूब गए। वहीं सिंचाई विभाग और वन विकास निगम के आपसी सामंजस्य न होने के चलते खामियाजा वाहन स्वामियों को भुगतना पड़ा। अचानक नदी में आए पानी की वजह से मजदूरों और वाहन स्वामियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। रात पहाड़ों में बारिश हुई है, वन निगम को सबको सूचना कर दी गई है कि किसी को भी जो है मंदिर उसमें न जाने दें नदियों में। हमारी डीएलएम से सीधे खुद भी बात हुई है, उनका कहना है कि सभी मजदूरों को हटा दिया गया है। कोई ऐसे वाहन रहे होंगे जो कि अंदर की तरफ खड़े थे, कोई थोड़ा स्थान उनका परिवर्तित हुआ होगा। किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, सबको सूचना दे दी गई है और आगाह किया गया है कि बिल्कुल जब तक नदी में पानी है घुसेंगे नहीं। इरिगेशन डिपार्टमेंट से संपर्क बनाए रखेंगे, जो आपका बैराज है उससे कितना पानी छूट रहा है इसकी सूचना लेते रहेंगे। उत्तराखंड में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में प्रदेश में मानसून पहुंच जाएगा। साथ ही इस दौरान मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश की संभावना भी जताई है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो दून में सुबह से बारिश हो रही है। आज कैसा मौसम है और आगे क्या कुछ रहने वाला है, मौसम का मिजाज, इसी का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता नितिन सिंह ने। मानसून ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। जिस तरह से पहले बताया जा रहा था कि मानसून के आने में तो टाइम लगेगा, अब मानसून आ चुका है और लगातार बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई थी और कई कई इलाकों में, और आज सुबह से बारिश हो रही है। जिस तरह सबको दिखा सकता हूँ, सुबह से पूरी बारिश हो रही है और काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा पहले से कम हो गई है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस बार मानसून जो है वो 24 से 26 जून तक कई राज्यों में बारिश की संभावना भी बताई गई है और 27 जून को कुमाऊं गढ़वाल में अधिकांश जगह भारी बारिश होगी। इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश बताई जा रही है। मौसम विभाग केंद्र ने यह भी बताया कि इस बार मानसून के दौरान बारिश सामान्य से अधिक रहेगी और साथ ही ये भी कहा है कि
कई इलाकों में बारिश की संभावना है। 24 से जून को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 25 जून को नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। इस दौरान टिहरी, रुद्रप्रयाग, यूएस नगर, चंपावत, चमोली और बागेश्वर में भी भारी बारिश हो सकती है। और इस बार जो है मानसून जो है उसने मंगलवार को प्रवेश कर लिया था और मौसम विभाग ने कहा था कि अगले 48 घंटों में पूरे राज्य में मानसून पहुंच जाएगा। इसके साथ ही 3 दिन भारी बारिश की संभावना भी बताई गई थी और जिस तरह से संभावना बताई गई थी उस हिसाब से बारिश भी हो रही है। आज सुबह से ही लगभग पूरे देहरादून में सुबह बहुत जल्दी ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और वो लगातार अभी तक चल रही है और आने वाले समय में भी इस तरह की बारिश की होने की संभावना है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही थी काफी लंबे समय से और आने वाले समय में और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले से बता दिया था कि आगे बारिश होगी और इस तारीख से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, वो दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बारिश लगातार अभी हो रही है तो आने वाले समय में भी कल, परसों या और उसके बाद भी लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। तो कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो वही हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब सरकार ठोस कदम उठा रही है। इसी के चलते अब हरियाणा में कोरोना टेस्टिंग के दाम तय कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की कीमत 2400 रुपए निर्धारित कर दी गई है। टेस्ट के हमने रेट फिक्स कर दिया, 2400 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। उसी प्रकार से हम प्राइवेट अस्पतालों को जो कोविड के मरीज हैं वो उनको ना लूटा जाए, इसके भी हमने रेट फिक्स कर दिया। और भी हम कई कदम उठा रहे हैं, जैसे क्योंकि कोविड के केस बहुत बढ़ गए, डॉक्टरों की बहुत सख्त ज़रूरत है। 600 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट लेटर हमने जारी की है, जिसमें से 350 ज्वाइन कर गए। जो बच्चे MBBS कर रहे हैं 4th और 5th ईयर के हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।